नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने एग्ज़ाम वर्ल्ड में। आज हम चर्चा करेंगे एक विश्वविद्यालय जिसे आप देख पा रहे हैं पीछे, दिल्ली विश्वविद्यालय। और चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि CUET, UG और PG दोनों एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की डेट शीट आ चुकी है जो कि 2024 में होने हैं। अगर हम UG की चर्चा करें तो मई में इसके एग्ज़ाम शेड्यूल्ड हैं, यानी आपके पास लगभग कहें कि 7 महीने का वक्त है। और 7 महीने का वक्त आपकी परीक्षा, विद्यालय की परीक्षा और इस तैयारी में बीतने वाला है, और दोनों को बराबर लेके आपको टैकल करते हुए चलना है। उस पे अगर हम बात करें दिल्ली विश्वविद्यालय की, तो एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पे अगर ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट है तो उसका ग्रेजुएशन करना एक सपना होता है उस विश्वविद्यालय, और क्यों ना हो। अगर हम बात करें दिल्ली विश्वविद्यालय की, तो यहाँ से पढ़े हुए लोगों का एकेडमिक जगत में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, ऐसा कौन सा फील्ड नहीं है जहाँ पे इनका डंका ना बजता हो। अगर हम बात करें सिविल सर्विसेज की भी, ह्यूमैनिटीज़ के जितने भी स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ के आते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि एक ऐसा विश्वविद्यालय जो आप गांव से, कस्बे से निकल के आते हैं, ढानी से निकल के आते हैं, और आपको उस लायक तैयार कर देता है हर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, एकेडमिक तरीके से, कि आप दुनिया का बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम निकालने की ताकत रखते हो, हिम्मत रखते हो। और ये चीज़ आपके अंदर विकसित करता है देश का सर्वोच्च विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय। बात करें हम इसके ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन करना यहाँ लोगों का एक सपना होता है। बड़े बड़े मिनिस्टर्स के बच्चे हों, चाहे फिर एक गांव का बच्चा हो जिससे दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में पता हो, और अगर वो विद्यालय में पढ़ रहा है तो वो डेफिनेटली चाहेगा कि जीवन में उसका ग्रेजुएशन DU में हो, DU में भी खासकर नॉर्थ कैंपस से हो, तो फिर अलग ही मज़ा आएगा लाइफ का। हम बात करेंगे आज जो हमारे साथ चर्चा के लिए हैं, आपने इनके ऑलरेडी लेक्चर्स देखे होंगे यूट्यूब पे। और ये हैं रागिनी झा, मूलतः मिथिला से आती हैं और पहले BHU की छात्रा रही हैं, नीट के एस्पिरेंट रही हैं। नीट में कहीं कि MBBS जो कि चाहत होती है हर विद्यार्थी की, वो ना मिलने की वजह से नीट से मोहभंग हुआ। और किसी पहचान की मोहताज इसलिए नहीं है क्योंकि चाहे वो टीवी जगत हो, वहाँ पे कविता पाठ हो, या फिर देश में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम जहाँ पे बड़े बड़े कवियों के साथ मंच साझा करने का जो मौका मिला एक छोटी सी उम्र में। वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में ये संस्कृत ऑनर्स कर रही हैं। और संस्कृत ऑनर्स करने के पीछे भी इनका अपना एक साइंटिफिक लॉजिक है। यूं ही नहीं कि एडमिशन मिल जाए किसी भी कोर्स में, हम कहीं भी पढ़ लें, ऐसा नहीं है। उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है, उस पर भी बात करेंगे। और ये भी जानेंगे कि उस नीट की जो भीड़ है, जहाँ एक अलग सपनों की दुनिया है, उससे निकल के कविताओं की दुनिया तक पहुँचने का सफ़र कैसा था। बनारस से निकल के दिल्ली तक का जो थॉट है वो कब आया, क्यों आया, और क्यों इन्होंने संस्कृत विषय को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की कोशिश की। और ख़ासकर आपके लिए ये क्या अपनी तरफ से कहना चाहेंगे जो कि एस्पिरेंट हैं या फिर जो दिल्ली विश्वविद्यालय तक पढ़ने आना चाहते हैं, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए कहीं ना कहीं एक प्रेरणा स्रोत के तौर पर उभरे। और स्वागत है रागिनी तुम्हारा। बहुत 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 धन्यवाद भैया। सबसे पहले प्रणाम आपको और बहुत थैंक यू यहाँ बुलाने के लिए। रागिनी, मेरा पहला सवाल, कविता कब से करनी स्टार्ट करी? कविता बचपन से पसंद था करना, लेकिन अगर आप कहें लिखना कब से शुरू किया तो 8वीं 9वीं से। बाप, 8वीं 9वीं! सही में उस टाइम हम लोग ये सोचते थे कि कैसे भी करके अपना नंबर ठीक आ जाए स्कूल में, और इन्होंने कविता पाठ करना आरंभ कर, कविताएं लिखना आरंभ कर दिया। एक सवाल मेरे मन में आता है, जैसा मैं तुम्हारी जर्नी के बारे में जानता हूँ, वो फिर चाहे शिमारो टीवी पे तुम्हारे प्रोग्राम की बात करूं, खैर वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि मैनेज कैसे करती हो पढ़ाई? नीट की एस्पिरेंट भी रही, नंबर भी ठीक ठाक थे, MBBS नहीं मिला, चलिए वो अलग बात है, लेकिन चीज़ों को बराबर कैसे मैनेज करती हो? और जहाँ तक मुझे पता है आपका आध्यात्म से भी काफ़ी जुड़ाव रहा है, तो आध्यात्म और जिस तरह से आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत में एडमिशन लिया वहाँ, और मैं एक कार्यक्रम में गया था वहाँ पे तुम्हारा ये कहना था कि साइंस है हर चीज़ के पीछे, इन तीनों को कैसे कनेक्ट करती हो? मैं बताना चाहूँगी कि जैसे आपने पूछा मैनेज कैसे करती हो, तो मैनेज अपने आप हो जाता है। आप भी जानते हैं बाके बिहारी जी आपके भी क्या कहें आराध्य हैं, हमारे भी हैं, तो उनकी कृपा रहती है तो अपने आप सब हो जाता है, ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है। और दूसरी बात कि आपने कहा कि कैसे कनेक्ट करते हैं, हर चीज़ के पीछे विज्ञान है, वाकई है। हमारे जो वेद हैं सब कहते हैं कि माइथोलॉजी है, तो मेरा एक उद्देश्य है अपने जीवन का कि इंडियन माइथोलॉजी में से माइथोलॉजी शब्द हटा दूं।
जब तक बहुत जी बहुत बहुत बड़ी बात है। आई विश कि ये तुम्हारा सपना जो है वो पूरा हो और इतना रिसर्च करो कि एक भारत की महान विदुषी के तौर पे भारत को रागिनी झा मिलें भविष्य में। और मेरा एक सवाल और है रागिनी। हर विद्यार्थी का सपना होता है दिल्ली विश्वविद्यालय तक आना। दिल्ली विश्वविद्यालय सही में सपने पूरे करने की आपको आज़ादी देता है, जिस जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, राजनीति हो चाहे वो एकेडमिक जगत हो। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी अपने आप में बहुत खास है। बनारस छोड़ के दिल्ली आना, दिल्ली विश्वविद्यालय आना, इसके पीछे का क्या लाइक आपका विचार रहा? क्योंकि पहले आपने नीट छोड़ा, फिर बनारस छोड़ा, ऐसा ना हो कि दिल्ली छोड़ के हार्वर्ड चले जाओ। नहीं, अवसर मिलेगा तो ज़रूर। नहीं मिलेगा अवसर वैसे। मेरा फेवरेट जो यूनिवर्सिटी रहा है बचपन से वो कैम्ब्रिज रहा है। लेकिन मतलब क्योंकि जब मैं पढ़ती थी ना, मतलब अपना राष्ट्र सबसे प्रिय है, लेकिन वो विश्वविद्यालय इसलिए प्रिय है क्योंकि जब मैं पढ़ती थी भारत के प्रमुख विज्ञानाचार्य एक पुस्तक आती थी और मैं विज्ञान पृष्ठ मंच में बचपन से भाग लेती थी, चौथी पाँचवीं से 10वीं तक गई हूँ। तो उसमें लिखा रहता था कि जितने भी अपने मैथमेटिशियंस हुए, जितने भी साइंटिस्ट हुए, सबको वो लोग कैम्ब्रिज बुलाते थे फ्री में पढ़ने के लिए कि आओ हमारे साथ रिसर्च करो, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों के पास मतलब बुद्धि अद्भुत, मतलब क्या कहें, उत्कृष्ट चिरस्मरणीय इस तरह की बुद्धि थी। तो वो इनका इस्तेमाल करके इन्होंने बहुत चीज़ें हासिल भी की और उनको बुलाते भी थे कि आइए उनकी प्रतिभा को देख करके आइए हमारे साथ काम करिए। तो आज के युग में मतलब स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलते हैं, बट उतनी जानकारी अभी है नहीं, आगे देखती हूँ कुछ हो पाए तो। पर संस्कृत विषय के लिए भारतवर्ष सबसे उत्तम है। और अगर हम संस्कृत विषय पढ़ते हैं तो हमारे जो मूल ग्रंथ हैं, चाहे वेद हैं, क्योंकि वेद मूल हैं, उपनिषद आदि हैं, तो हम उसके मूल को पढ़ पाएंगे और उससे जो विज्ञान है उसको, आज की जो टेक्नोलॉजी है, आज जो वर्तमान में विज्ञान है, वो सब उससे ही निकला हुआ, उसको हम लोग प्रूफ करने में तभी सक्षम हो पाएंगे जब हम मॉडर्न साइंस के साथ अपना एंशियंट जो भी मूल चीज़ें हैं, ग्रंथ, उसको कनेक्ट करें, पढ़ें। तो मैं दोनों पढ़ाई कर रही हूँ साथ में। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ संस्कृत ही पढ़ रही हूँ, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है तो मैं वो भी पढ़ती हूँ साथ में, और बायोलॉजी देख रहे हैं आपके साथ यहाँ पर। और आपने कहा दिल्ली विश्वविद्यालय के तक आने का सफ़र, तो वो आपने ही बताया मुझे, आपका ही आइडिया है, थैंक यू उसके लिए। कि आपने कहा कि अगर JNU हो जाए फिर भी DU ही आना, क्योंकि वहाँ पर एक्सपोजर ज़्यादा है, चीज़ें ज़्यादा है। तो ये मुझे लगा। काशी अपने आप में मतलब कहते हैं कि संसार से बाहर है, ऐसा कहा जाता है, वाकई संसार से बाहर जैसे हमारा JNU दिल्ली से बाहर है। कह सकते हैं, हाँ। तो वहाँ रहना बहुत अच्छा रहा, 1 साल का अनुभव। वहाँ मैं अनऑफिशियली BHU की स्टूडेंट रही हूँ, ऑफिशियली नहीं कहूँगी, एडमिशन नहीं था, लेकिन क्लासेस करती थी, पढ़ती थी। मतलब प्रोफेसर्स भी जानते थे, उनको लगता था उनकी स्टूडेंट हूँ मैं। तो वो अच्छा अनुभव रहा 1 साल का वहाँ। और एंट्रेंस की प्रिपरेशंस चल रही थी। नीट का भी ये था कि मुझे अगर मेडिसिन में जाना था तो मुझे आयुर्वेदा पे रिसर्च करना था। मेरा यही उद्देश्य है कि अपना जो एंशिएंट है उसको मॉडर्न से जोड़कर दिखाया जाए कि यहीं से निकला है, बेस यही है। जैसे मैंने आपको बताया कि माइथोलॉजी हटानी है इंडियन माइथोलॉजी के आगे से। तो मुझे लगता है कैम्ब्रिज भी जाओ, और कैम्ब्रिज जाके हम सब आशा करें कि रागिनी जो हैं वो कहीं ना कहीं एक अलग लेवल का रिसर्च करें जो शायद आज तक के इतिहास में ना हुआ हो। क्योंकि सब विद्वान इन्हीं विश्वविद्यालयों से निकलते हैं, इन्हीं विश्वविद्यालयों से पढ़ के लोग आगे एक दौर आता है उनका, और उस दौर में चाहे फिर नोबेल प्राइज़ हों या फिर कितने ही नोबेल प्राइज़ उन पर वारे जा सकते हैं। हम होप करेंगे कि उन मंजिल तक पहुँचो। अब मेरा एक सवाल आता है, आप खैर मेरे से बहुत छोटी हैं, और कभी मैंने जितना तुमसे संपर्क रहा उस दौर में एक चीज़ देखी, स्टूडेंट प्रिपरेशंस करते हैं कई एग्ज़ाम्स के, आप नीट की एस्पिरेंट्स भी रही हैं, और उस दौर में आजकल नीट के एस्पिरेंट करते हुए हम देखते हैं, या किसी UPSC की तैयारी करें तो एक एंजाइटी रहती है हर बच्चे में। लोग फांसी लगा के मर जाते हैं, ट्रेन के आगे कूद के मर जाते हैं, छात्र खासकर 17, 18, 16 साल के बच्चे। एक क्योंकि आपने एक चीज़ कही कि संस्कृत पढ़ रहे हैं और चाहे पुराने जो ग्रंथ रहे उनको आपस में कनेक्ट करना तुम्हारा लक्ष्य है, तो कहीं ना कहीं इन सब के सॉल्यूशंस ऐसे आजकल जो करंट मेडिसिन है एलोपैथिक है, वो कहता है कि ऐसे एंजाइटी से बाहर आ जाओ, इस मेडिसिन से एंजाइटी से बाहर आ जाओ। अगर मैं एक सिंपल एक लाइन में आपसे पूछूं कि मेरे को एंजाइटी से बाहर आना है एक छात्र के तौर पे, तो वहाँ पे क्या है आपके अध्ययन के अकॉर्डिंग जो चीज़ों को बाहर ला सकता है आपके अकॉर्डिंग? एंग्जाइटी
सबको होती है अक्सर कभी ना कभी आज के युग में, क्योंकि हम लोग आधुनिकता की दौड़ में इस तरह खो गए हैं कि मैं बार बार कहती हूँ कि हम लोग अपने मूल से जुड़े होते तो दिक्कत नहीं होती। पहले किसी छात्र को ऐसे डिप्रेशन नहीं होता था, कोई ऐसे मृत्यु को प्राप्त नहीं होता था जैसे आज के बच्चे हो रहे हैं। एक अलग अंधापन सबके दिमाग में छा गया है, मतलब जितने गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके मन में भी, बच्चों के मन में भी, कि एकदम इसको पीछे दौड़ रहे हैं, पागल हैं। क्यों पागल हैं? क्योंकि लोग कर रहे हैं, 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, सब नीट कर रहे हैं, मुझे भी करना है। मतलब पहली बात तो वो देख नहीं पा रहे कि मुझे किस ओर जाना है, और बहुत ऐसे बच्चे हैं कि जो देख पा भी रहे हैं कि लेकिन उनके पास इतने संसाधन नहीं कि वो उस ओर जा सके। अब मान लीजिए 50 बच्चे चाहेंगे, मतलब 500 बच्चे चाहेंगे हम एक्टर बने, पर बहुत बड़ा संघर्ष है उसके पीछे, बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन एंग्जाइटी आजकल बहुत बढ़ गया है क्योंकि हर एक क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ गया है, पीयर प्रेशर बढ़ गया है। तो एंग्जाइटी से बचने के लिए आप ये है कि जो ईश्वर को नहीं मानते हैं उनको कहूँगी कि आप बहुत बड़े धोखे में हैं, क्योंकि वो एक ऐसी सुपर पावर एनर्जी है जो अगर आप उनको प्रेम से अपना लेते हैं, अगर उनके प्रति आप प्रेम रखेंगे तो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। एंग्जाइटी डिप्रेशन आपको कहीं नहीं अकेला छोड़ेंगे, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। और इसमें योग का क्या रोल है? योग भी तो बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा, इसको अगर संस्कृत में कहें तो विज्ञान है योग अपना बहुत बड़ा। तो हम लोग योग कर सकते हैं, योग बहुत आवश्यक है। मैं नहीं करती हूँ फ़िलहाल, झूठ नहीं कहूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी शुरू करूँ इसे, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के बच्चों के लिए। This is the most important thing. If you really want a happy life, especially as a student, then definitely go with yoga. Is my personal advice to all of you. क्योंकि मैंने एक चीज़ खुद नोटिस करी, एक दौर था जब मैं एग्ज़ाम वर्ल्ड और स्मार्टफोन की दुनिया में खो जाता था, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्ट टू प्ले बैडमिंटन एंड द अदर गेम्स ऑल्सो, एंड उसके बाद जो इफेक्ट देखने को मिले मुझे खुद में, पॉजिटिव जो चेंजेस देखने को मिले, इज टोटली डिफरेंट। सो जस्ट एंगेज योर सेल्फ इन गेम्स एंड अदर थिंग्स। आप DU में पढ़िए, BHU पढ़िए, जामिया पढ़िए, JNU पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, XYZ, आप हर जगह अपने एक अलग दुनिया से निकल के एक उस फील्ड में जाइए जहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा हेल्थी फिट रख सके, तभी हम मेंटली फिट रहेंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, ऐसा कहा जाता है। चलिए हम एक चीज़ बताइए, दिल्ली विश्वविद्यालय क्यों आना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय, आप शुरू आएंगे तो आपको दिल्ली अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आप अलग अलग छोटे छोटे शहरों से आएंगे। तो बात यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत एक्सपोजर है, ऐसी इवेंट्स होते रहते हैं जो ना आपके सिर्फ एकेडमिक्स में आपकी हेल्प करेंगे, ये आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी, मैं जब से कॉलेज आई हूँ 4 दिन नहीं हुए कॉलेज आए हुए, और 4 दिन में कम से कम 10-15 इवेंट्स ऐसे चल रहे हैं कि अगर कोई बच्चा चाहे तो बहुत जल्दी 2-3 साल के अंदर अपना स्किल को डेवलप करके किसी न किसी फील्ड में अच्छे से जा सकता है। यहाँ बिगड़ने का और बनने का दोनों का अवसर देता है दिल्ली विश्वविद्यालय। तो आपका उद्देश्य मैटर करेगा कि आप किस उद्देश्य से आए हैं, बनने उद्देश्य देख लो कि कमरे में क्या रखना है। खैर, दूसरा सवाल जो है मेरा आपसे रिलेटेड वो ये है कि अगर हम एकेडमिक जगत की बात करते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 10 लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं हर साल CUET आने के बाद, तो CUET के लिए अगर प्रिपरेशन का कोई टिप्स देना चाहें तो? 12th का सिलेबस आता है CUET में, तो जो बच्चा 12th अच्छे से पढ़ेगा उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बहुत बच्चे होते हैं लास्ट के 1 महीने में, 2 महीने में उन्हें चाहिए होता है, तो बस ये है कि क्लास 12th के जो सिलेबस उसको थॉरोली पढ़िए, और जितना ज़्यादा हो सके PYQ और MCQ लगाइए। यही मैटर करता है कि आपको एट द एंड क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। अगर कितना भी थ्योरी पढ़ लेंगे, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं। तो अभी टाइम है थ्योरी पे फोकस करने का, और थ्योरी जब कर लें तो एग्ज़ाम वर्ड के ऐप पे फ्री मॉक भी मिलेंगे, लगा लेना आराम से, खूब सारे प्रैक्टिस करना। और यहाँ पे रागिनी बहन जो है वो आपका मार्गदर्शन के लिए रहेंगी, यूट्यूब से लेके एप्लीकेशन तक आपको पढ़ाने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, तो उसे बिल्कुल मिस नहीं करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय को टारगेट कर रहे हैं, BHU को टारगेट कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण है एक सही गाइडेंस, सही दिशा में जाना, सही विषय का चयन कि आपको आगे क्या पढ़ना है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे तो आप 12वीं तक का सब्जेक्ट पढ़ के आगे निकल जाएंगे, लेकिन असली लड़ाई स्टार्ट होती है 12वीं के बाद। कहते हैं कि 12वीं तक हम नहीं पढ़ते हैं, सच में नहीं पढ़ते हैं, चाहे आप 90% लेके आ रहे हैं। असली पढ़ाई ज़िंदगी की स्टार्ट होती है, वो होती है ग्रेजुएशन में आके। अब आपको निर्णय करना है कि आप किस विश्वविद्यालय में जा रहे हैं, किस कोर्स में जा रहे हैं, कितनी स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि जितनी स्किल्स होंगी उतना ही बेहतर आप आजीविका के लिए धनोपार्जन कर पाएंगे। मनी जो है, क्योंकि घूम फिर के जीवन में कहीं ना कहीं धन का एक अपना अलग इंपॉर्टेंस है, महत्व है, और वो महत्व जो है चाहे वो आप रागिनी जी को ले लीजिए, राष्ट्र के लिए कार्य करते हुए कहीं ना कहीं
एक वो आजीविका बेहतर तरीके से हर कोई जीना चाहता है, चाहे कवि बनिए, चाहे लेखक बनिए, चाहे शिक्षक बनिए, आईएएस बनिए, प्रोफेसर बनिए, तो कहीं ना कहीं उसके लिए आपके पास बेहतर स्किल्स होना बहुत ज़रूरी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट रागिनी, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कि संस्कृत पढ़ के क्या होगा। शायद मैं जितना मुझे नॉलेज है, जर्मनी में शायद 16 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें संस्कृत उनकी मुख्य भाषा है। आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, सुश्रुत को शायद आप जानते होंगे, अपने जिसको हम लोग प्लास्टिक सर्जरी के जनक वही थे, बाद में अमेरिका के साइंटिस्ट श्रेय ले गए, और ऑपरेशन के भी जो जनक कहते हैं, शल्य क्रिया के जनक, सुश्रुत को ही बताया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया में एक यूनिवर्सिटी में उनकी मूर्ति स्थापित है, समझ पा रहे हैं? उनकी ही मूर्ति स्थापित है, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी भी है। तो जिन्होंने समझ लिया है अपने मूल को, अपने राष्ट्र की जो महत्वता है उसको, देश विदेश में वो चीज़ें लागू की जा रही हैं। बात रही संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति केवल ये सोचकर किसी भी कोर्स में एनरोल हो रहा है कि मुझे बस पैसा कमाना है, लाइफ बंगला गाड़ी ये वो, तो संस्कृत विषय से भी पढ़ के बहुत लोग ये कर रहे हैं और करेंगे भी आगे, क्योंकि इसका आगे भी बहुत स्कोप है। आप कुमार विश्वास का उदाहरण ले लिए, वो तो हिंदी विषय पढ़कर इतने बड़े कवि हुए हैं कि आप जान ही रहे हैं, मुझे ज़्यादा परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। पहले का युग चला गया कि मतलब आप कहेंगे कि कवि फेमस नहीं हो पाते थे या कुछ, कि संस्कृत पढ़ोगे तो बस पंडित पोथी करते रह जाओगे। ये बहुत निम्न स्तर का कमेंट है। पंडित पोथी, ये जो वेद का एक भाग है कर्मकांड, उसके कर्मकांड भी आवश्यक है। अगर आप देख रहे हैं कि आजकल कैसे पंडित हमें मिल रहे हैं कि जो ढंग से एक मंत्र नहीं जान रहे और आधे 3 घंटे 4 घंटे की शादी आधे घंटे में करवा दे रहे हैं। तो आप एक काम करें, आप किसी भी कोर्स में एनरोल, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप साथ में संस्कृत भाषा सीखिए और अपने ग्रंथों का अध्ययन करिए। और मैं एक चीज़ और कहूँगा, आप संस्कृत भाषा पढ़ने के साथ साथ विदेशी भाषाओं का भी अध्ययन करिए। वो फिर चाहे जापानीज़ हो, स्पेनिश हो, कुछ भी पढ़िए, आप किसी ना किसी भाषा का अध्ययन जरूर करिए। और रागिनी जी का मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा एग्ज़ाम वर्ड प्लेटफॉर्म पे। और दिल्ली विश्वविद्यालय में जब आप आएंगे तो कुछ छात्र छात्राओं के सीनियर होंगी, उस समय भी इनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। बाकी कवित्री हैं तो आप शिमारू टीवी पे इनके कुछ प्रोग्राम्स हुए हैं तो वो भी देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, ताकि आप वहाँ से भी देख सकें कि एक छोटी उम्र में करने वाला बहुत कुछ कर सकता है, अगर उसमें इच्छा शक्ति प्रबल हो, दृढ़ विश्वास हो अपने आप को बेहतर बनाने का। उसी दृढ़ विश्वास के साथ ये आगे बढ़नी है। हम आशा करते हैं कि ये कल को कैम्ब्रिज भी जाएं और दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों तक ये पहुँचें। और जो इन्होंने एक वर्ड कहा कि आई वॉन्ट टू लाइक जस्ट रिमूव द वर्ड ऑफ मिथोलॉजी फ्रॉम द इंडियन वेदास एंड द थिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उस काम को करने की इनको शक्ति मिले, ऐसी हमारी प्रार्थना रहेगी। अपॉर्चुनिटीज़ बता दीजिए, संस्कृत विषय पढ़ने से क्या क्या है? इस पे तो आप ही ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे आने वाले सेशंस में, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बता पाऊंगी। अभी 2-3 पॉइंट्स बता दे रही हूँ बस, कि संस्कृतम पढ़ने से आप प्रोफेसर तो बन ही सकते हैं, उसके अलावे कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक बहुत अच्छा एक करिकुलम ऐड हुआ है हमारे प्रोग्राम में, जिसमें आप संस्कृत विषय में कोडिंग सीखेंगे, क्योंकि आने वाले युग में ऐसे AI और कंप्यूटर्स बनने वाले हैं जो संस्कृत भाषा में संचालित होंगे, क्योंकि संस्कृत भाषा एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें हर क्रिया, हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग शब्द है, और वो शब्द 100% सही है, जो अन्य किसी भाषा में नहीं है। और आप युवा धर्म संसद में गए थे तो उन्होंने थाईलैंड के जो किट्टी पोंग आए हुए थे, प्रोफेसर हिंदी भाषा के, उन्होंने खुद बताया था कि उनकी लिपि खुद संस्कृत है, और उनके जो राजा हैं वो राम हैं, और उनके 10वें राम अभी चल रहे हैं। तो हमारी संस्कृत बहुत सी भाषाओं की जननी है, तो अगर आप इन्हें पढ़ लें तो अन्य भाषाएं सीखने में आपको, मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होगी। डेफिनेटली इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो स्टूडेंट्स करियर को चुनते हैं तो संस्कृत को चुनिए आप, और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए गाइडेंस इनका मिलता रहेगा। हम आशा करते हैं आपको ये सेशन काफ़ी मधुर लगा होगा, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आने वाले दिनों में इनके सेशन से आप जुड़िएगा तो डायरेक्ट इंटरेक्शन भी आपका हो पाएगा और चीज़ों को समझ पाएंगे। और आप सबका इस सेशन से जुड़ने के लिए दिल से शुक्रिया। साथियों के साथ शेयर करिएगा। जिन लोगों को संस्कृत जैसे विषयों के बारे में कम जानकारी है, वो कहीं ना कहीं इसको सुनने के बाद अपने जीवन का मत बदलेंगे, संस्कृत भाषा को लेकर अपना मत बदलेंगे, और चीज़ें आने वाले दिनों में जन जन तक पहुंच पाएंगी। ऐसा हमारा प्रयास है, और उस प्रयास में थोड़ी भागीदारी आपकी भी बनती है। और दिल्ली विश्वविद्यालय तक लाने के लिए हमारी तरफ से जो प्रयास होंगे, चाहे वो क्लासेस के थ्रू हो, पेड कोर्सेज के थ्रू, वो हमारी तरफ से किया जाएगा। फ्री मॉक हो, पेड मॉक हो, जैसे भी होगा वी विल हेल्प यू डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द एग्जाम वर्ड। और
और सबसे महत्वपूर्ण है कि इनके लिए जितनी भी शुभकामनाएं हम दें वो कम हैं। हम आशा करते हैं कि कभी कैम्ब्रिज की रिसर्च स्कॉलर बने और देश का नाम रोशन करें। आप सबका शुक्रिया, प्रणाम, वंदे मातरम।